लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं उनके बारे में, वो भी हार्डकोर यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं, राइट विंगर हैं। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो रूस से कोई समझौता करेंगे या रूस उनको पसंद करेगा किसी भी तरह से नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे, वो संभव नहीं है। ओवर टू यू राजेश। कीव मेयर, ये क्लिचको की बात कर रहे हैं आप? क्लिचको उनका नाम है? नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पर लीनिंग्स क्या है? वेस्ट लीनिंग है, मतलब अखबार में क्या था उनके बारे में? वेस्ट लीनिंग है या सेंट्रल यूक्रेनियन? देखे कुछ यूक्रेनियन वो बता रहे नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट तो बहुत है वहां पे, हर कोई नेशनलिस्ट है, पर वेस्ट मुसीबत है, वेस्ट लीनिंग है, न्यूट्रल है या रशिया लीनिंग है? रशिया लीनिंग नहीं है, नेशनलिस्ट है, पर वेस्ट लीनिंग तो नहीं है। देखिए, जब आप यूक्रेन में बोल रहे हैं कि कोई राइट विंगर है और नेशनलिस्ट है, इसका मतलब है कि वो बहुत कट्टर यूक्रेनियन है और वो अपनी किसी भी तरह से रूस के साथ अपनी कोई कॉमन हेरिटेज को नहीं मानता है और रूस के बहुत ज्यादा खिलाफ। ठीक है, जल्दी से सिवाज साहब। मैं राजेश से पूछने की कोशिश करता हूं कि अभी दावा कर रहा है यूक्रेन कि उसके पास हथियार आ रहे हैं यूरोप से और बाकी वेस्टर्न कंट्री से, जैसे जेवलिन के एंटी टैंक मिसाइल, उसके बाद आपकी स्टिंगर शोल्डर फायर, उसके बाद कहीं मिग 29 की भी बात हुई है, SU-27 की। क्या ये हथियार पहुंच पा रहे हैं उनके पास, यूक्रेन में पहुंच पा रहे हैं? फिर आप भी पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछ। क्या ये हथियार पहुंच पाए हैं? क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है? राजेश, देखिए, जो स्टिंगर मिसाइल्स हैं और जर्मन हथियार हैं, ये वेस्ट के हैं। ये यहाँ पहले भी बड़ी संख्या में दिए गए हैं और अभी बहुत बड़ी संख्या में जर्मनी ने मेरे ख्याल लगभग 1000 मिसाइल से सप्लाई की हैं। ये हथियार काफी हद तक पहुंच चुके हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। जहां तक जहाजों का सवाल है, मेरे ख्याल से Su-30 और MiG-29 ये वेस्ट में नहीं बनते, रूस में बनते हैं, तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहते कहां से सप्लाई हो रहे हैं। देखिए, Su-27 और MiG-29 अभी ऐसा है कि अगर आप देखें, जो अफगानिस्तान में रशिया के ऑपरेशन के दौरान जो मुजाहिदीन को हथियार दिए थे अमेरिका ने, उसके अंदर स्टिंगर्स वर द गेम चेंजर्स एज फार एज जो इसकी रशिया की एयर पावर को रोकने के लिए, उनके अटैक हेप्टर्स को रोकने के लिए, उनके जो लड़ाकू विमान थे उनको रोकने के लिए स्टिंगर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अभी रशिया ने अपने फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन में जितने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम थे सबको तबाह कर दिया, उनकी एयरफील्ड्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। उनके जो बड़े हथियार थे, मिसाइल सिस्टम, वो अभी मौजूद नहीं है। इसलिए सिर्फ स्टिंगर ही एक ऐसा हथियार है जो एक मैन पोर्टेबल वो मिसाइल है, लॉन्चर है, जिसको एक छोटी टोली ले जाके फ्रंट लाइन में एंगेज करके दुश्मन के हवाई जहाज को गिरा सकती है। बिल्कुल राजेश, लो लेवल में बहुत इफेक्टिव है। सेना के ऑपरेशन को समझते हैं और अभी ये जो नॉर्थ में भी बताइए। और कीव पर एक बार फिर से फ्रीडम स्क्वायर पे आप मौजूद हैं, अगर वहां की तस्वीर दिखा सके। 2 धमाकों की खबर आई कि कीव पर 2 धमाके हुए हैं। आपने बताया आसपास के, बीते दिन भी हमने दिखाया, कुछ कस्बों पर आसपास धमाके हुए हैं। कीव की इस वक्त क्या स्थिति है? रियल टाइम राजेश। देखिए, कीव की जो रियल टाइम स्थिति है, अब से 1.5 घंटा पहले मैं यहाँ सांता सोफिया, जो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध चर्च है, 1000 साल पुरानी, उसके सामने से रिपोर्ट कर रहा था लाइव आज तक के ऊपर। 5 लगातार धमाके हुए हैं बहुत क्विक सक्सेशन में, जो कि किसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से फायर किए गए हैं। वो स्मर्च हो सकता है या कोई और वेपन सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा कल रात को 3 बजे हमले हुए थे, 4 बड़ी मिसाइल्स दागी गई थी यहाँ पे। मिसाइल्स का धमाका था, मेरा मानना है कि मिसाइल्स होंगी। उनमें से एक जो है मेन ट्रेन स्टेशन वहां गिरी थी, 3 का किसी को नहीं पता कहां गिरी है, क्या हुआ है। जहां तक हमले का सवाल है, यही 2 चीजें अभी यहां से रिपोर्ट करने के लिए हैं। बाकी सिर्फ युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही हैं बहुत जबरदस्त। हर रोड पे काफी सारे सैनिक जमा हैं, जगह जगह सैंडबैग्स भरे जा रहे हैं, जगह जगह उनको जो है बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। और जहां तक मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, ये आज नहीं बोल रहा हूं, मैं 2 दिन से बता रहा हूं, स्टिंगर मिसाइल्स वर अ गेम चेंजर इन अफगानिस्तान। ये मैंने 2 दिन पहले बताया था जब स्टिंगर मिसाइल्स आ रही थी। लेकिन मैं आपको एक चीज में ऐड कर दूं साथ में, कि जो अफगानिस्तान की टोपोग्राफी है और जो यूक्रेन की टोपोग्राफी है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और जितनी आसानी से वो वहां यूज हुई थी, इतनी आसानी से यहाँ ओपनली यूज नहीं हो पाएंगी। ओवर। जनरल दुआ जल्दी से। राजेश, अभी हम जा रहे हैं बातचीत की तरफ। बातचीत होने वाली है या शायद शुरू हो गई हो दोनों देशों के बीच में। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि नतीजा निकलने की संभावना इस बातचीत में कम है, लेकिन अगर हम उसको बातचीत को आगे ले जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो शायद ये भी एक बढ़त होगी। ऐसे में
जैसे कीव के आप हमें हालात दिखा रहे हैं, डिफेंस की प्रिपरेशन जो हो रही है कीव की, उसके अलावा आप वहाँ रहते हैं, समझते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि वहाँ के लोगों का मनोबल कैसे है, क्योंकि सब चीज़ उस पर निर्भर करेगी। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मनोबल बहुत जरूरी चीज है, और अगर आप ध्यान दें, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ का उनका एम एक ही है, किसी तरह से ऑपोजिट पार्टी का, उनकी जनता का, उनकी सेना का मनोबल तोड़ा जाए और अपनी सेना का मनोबल बढ़ा जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनोबल के लिए ही सारी लड़ाई अब तक इन्फॉर्मेशन में चल रही है। देखिए, इन्फॉर्मेशन कैंपेन में कहीं ना कहीं अमेरिका, नेटो और जेलेंस्की सफल होते दिख रहे हैं। जो लोग आज से 8-9 दिन पहले तक न्यूट्रल थे काफी हद तक, और जो बोल रहे थे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, रशियन हमारे भाई हैं, समझौता हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगी, उनका मूड बदल गया है। अभी मैं देखता हूं कि एकदम हवा बदल गई है और हर कोई यहाँ भी टोटली एंटी रशिया है और हर कोई लड़ने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो मनोबल है इस वक्त यूक्रेनियन आर्मी का और यूक्रेनियन जनता का, यूथ का, वो काफी बड़ा है और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये दावा है यूक्रेन का, राजेश, के रूस के 9000 सैनिकों को मार गिराया है। रूस के 30 एयरक्राफ्ट, 31 हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए हैं। इसकी सच्चाई कुछ है क्या आपके पास? देखिए, दिस लुक्स टोटली रिडिकुलस। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कि 9000 सैनिक मार गिराए होंगे। अगर इतनी सशक्त है यूक्रेन सेना तो फॉरेन फाइटर्स को नहीं बुलाती। और मैं बता दूं, मैं 5 शहरों में घुमा हूं अभी तक, कॉम्बैट जोन में रहा हूं जहां बहुत फायरिंग हुई है। मैंने अभी तक हवा में एक बार भी, आसमान में रूसी जहाज कहीं नहीं देखा है। ओवर टू यू।